Hello everyone, welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज़ मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग फाइनली वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका आप लोगों को वेट था। तो आप सबके बहुत सारी रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का डिसीजन लिया। ठीक है, सो आज हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम का और मेनली 3 इम्पॉर्टेंट मेजर पावर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये है आपका यूके, USA एंड चाइना। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम का, यूके, USA एंड चाइना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना एंड और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होगा, जब भी मैं कोई न्यू वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरे सभी वीडियोज़ को देखकर उनका बेनिफिट उठा पाएंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे तो वो यूके को डिस्कस करेंगे, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, ठीक है, तो यानी कि हम लोग ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटेन की। तो जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो आधुनिक, अगर हम मॉडर्न उसमें देखें, देखो बच्चों ये लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को लिखवाती जाऊंगी। ठीक है, बाकी आप लोगों को ध्यान से सुनना है इस वीडियो को। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन की जब हम बात करते हैं, ग्रेट ब्रिटेन अगर मॉडर्न वर्ल्ड में देखें तो इसका जो संवैधानिक व्यवस्था है सबसे एशियंट है, इसकी प्राचीन माना जाता है। ठीक है, प्राचीन माना जाता है ये एक तरह से। और यहाँ पर दो मेनली, अगर आप देखोगे यहाँ पर दो मेनली पार्टीज पाई जाती हैं। तो पार्टी अगर हम देखें तो दो पार्टी हैं, कौन कौन सी हैं? एक आती है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी, एक होती है कंजर्वेटिव फर्स्ट। ठीक है, दूसरी है आपकी लेबर पार्टी। ठीक है, एक आपकी कंजर्वेटिव हो गई और दूसरी आपकी ठीक है, ठीक है, दूसरी कौन सी हो गई? लेबर हो गई, लेबर पार्टी। ठीक है, तो ये पार्टी है आपकी मेनली। ठीक है, ये दो पार्टी हैं, कंजर्वेटिव पार्टी एंड लेबर पार्टी। तो अगर आप देखोगे ये थोड़ा उल्टा लिखा है, रुको मैं ठीक लिख देती हूँ। वैसे आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, कौन सी मेनली दो पार्टी पाई जाती है? तो दो पार्टीज पाई जाती हैं, एक आपकी है लेबर पार्टी और दूसरी पार्टी है आपकी कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी दोनों ही बड़े दल हैं अगर आप देखोगे, और दोनों ही बड़े दल बड़े एक तरह से अधिक अतिवादी जो स्टेप्स हैं उन्हें लेने से बचते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात करते हैं तो दो पार्टीज मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो दो पार्टीज याद रखना, एक कंजर्वेटिव हो गई, ठीक है, एंड सेकंड कौन सी हो गई? लेबर हो गई। ठीक है, सेकंड आपकी लेबर हो गई। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ का जो यूनाइटेड किंगडम का, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित है, अनरिटन है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अगर आप देखोगे तो इसमें जो ब्रिटिश संविधान है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटन है। ठीक है, तो इसको माना जाता है सभी संविधानों की माता के रूप में जाना जाता है। क्या माना जाता है? सभी संविधानों की माता, सभी संविधानों की माता के रूप में जाना जाता है। किसका संविधान? यूनाइटेड किंगडम का संविधान। तो ये ध्यान रखिएगा। और यहां पर द्विसदनीयता पाई जाती है, बिकामेरलिज्म जिसे बोलते हो आप, है ना, बिकामेरलिज्म यानी द्विसदनीयता। इंग्लिश वाले बच्चे आप जो मैं बोल रही हूँ वैसे लिख लेना, बिकामेरलिज्म। ठीक है, बिकामेरलिज्म द्विसदनीय पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसा ब्रिटिश शासन है उसी तरीके से आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पर भी संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? ब्रिटेन में। ठीक है, इसे अपने यहाँ पाया जाता है। आप ध्यान रखना बच्चों, ब्रिटेन और इंडिया एक तरह से, जैसे वहां पर, जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जो जो होते हैं स्टेट के प्रधान होते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे स्टेट के प्रेसिडेंट होते हैं ना, जैसे अगर आप देखोगे
जैसे गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ऐसे करके देखते हैं ना। राज्य के प्रधान कौन हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए इंडिया में, और गवर्नमेंट के कौन हो गए, गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री हो गए। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो जो यहाँ पर होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, यूके के अंदर आप देखोगे तो यूके के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टेट ऑफ द, जो स्टेट के होंगे, ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट होंगे, हाँ हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट होंगे तो वो कौन होंगे, किंग होंगे, यानी सॉरी क्वीन होंगी, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन होंगी, ठीक है, एक तरह से। और जो स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट होंगे वो कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर आप देखोगे मैग्ना कार्टा के तौर पे आप देखते हो मैग्ना कार्टा, तो इसका ईयर ध्यान रखना आप लोग। मैग्ना कार्टा का ईयर आपका रहेगा 1215, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो बताती चल रही हूँ मैं आप लोगों को। जो यहाँ की पार्लियामेंट है ना, इसकी पार्लियामेंट को पहले क्या बोला जाता था, जैसे अगर हम देखें, जैसे पार्लियामेंट होगी एक तरह से, तो इसको पहले क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था हाई कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता था यूनाइटेड किंगडम में पार्लियामेंट को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आगे आ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग अगर हम देखें तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है यूके में। अब ये चीजें समझते हुए चलना, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अलिखित संविधान है, यानी कि अगर आप देखोगे जो यहाँ पर मैग्ना कार्टा चार्टर है, तो मैं आपको लिखती चल रही हूँ मैग्ना, ठीक है, मैग्ना कार्टा चार्टर, ठीक है, मैग्ना कार्टा चार्टर, मैग्ना कार्टा चार्टर, तो ये कब का है, ये आपका 1215 का, ठीक है। दूसरी चीज जो पिटीशन ऑफ राइट्स है, पिटीशन ऑफ राइट्स, तो पिटीशन ऑफ राइट्स का ईयर है 1628। फिर नेक्स्ट अगर आप देखोगे बिल ऑफ राइट्स, ठीक है, अधिकारों का बिल, तो ये है 1689, ठीक है, इस तरह से। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट अगर आप देखोगे, या लॉ 1918 का है, लॉ बोल दो, ठीक है। और इक्वल समान मताधिकार कानून कब का है, यहाँ पर ये पूछे जाते हैं बच्चों ये आपसे, ठीक है, इसीलिए लिखवा रही हूं। समान मताधिकार कानून यानी इक्वल राइट, इक्वल फ्रेंचाइज राइट, ठीक है, किसका, राइट टू वोट के लिए। तो ये जो लॉ था ये कब आया, ये आया आपका 1928 में, ठीक है। फिर है आपका वेस्टमिंस्टर अधिनियम, वेस्टमिंस्टर अधिनियम कब का है, वेस्टमिंस्टर अधिनियम 1931, ठीक है, इस तरह से। तो ये फर्स्ट हमने देखा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी, जैसे मैग्ना कार्टा चार्टर 1215 का है, पिटीशन ऑफ राइट 1628 का है, बिल ऑफ राइट 1689 का है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव लॉ 1919 जो आप लोगों का 1918 है, ठीक है, ये 1918 है। और इक्वल फ्रेंचाइज राइट लॉ जो है 19 आपका 1928 है, ठीक है। समान मताधिकार कानून 1928 है, 1928, ठीक है। वेस्टमिंस्टर अधिनियम 1931 है। फिर सेकंड थिंग पे आते हैं। सेकंड अगर हम देखें तो वहां पर कन्वेंशन सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अभी समझा रही हूं, कन्वेंशन सेंट्रिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं परंपरा केंद्रित संविधान,
ठीक है, परंपरा केंद्रित संविधान है, यानी कि अगर आप देखोगे जो इनका चार्टर है 1215 वाला, जो मैंने आपको मैग्ना चार्टर बताया, मैग्ना, तो इन्होंने ब्रिटेन का ही सबसे बड़ा चार्टर है ना। और मैग्ना कार्टा का महत्व संविधान की प्रस्तावना से संबंधित है। मैग्ना कार्टा जो चार्टर है वो आपका प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जो कि सब कुछ क्या है, राजा के अधीन है, यानी कि सब कुछ एक तरह से वहां पर किंग के अंडर होता है ना। मतलब राजा, मतलब इस आप समझ जाओ, राजा मतलब अगर मैं बोलूँ तो आप समझ जाना क्वीन ही की बात हो रही है। तो और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रजा को कुछ निश्चित स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, कुछ लिबर्टीज मिली हुई हैं, ठीक है, लोगों को, और उसे सम्मान करना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर ये चीज है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे, अगर आप देखोगे सेकंड, आई होप समझ आ गया होगा, कन्वेंशन सेंट्रिक कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी। तो कन्वेंशन सेंट्रिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब है कि यहाँ पर जो चार्टर है वो बड़ा ही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, और ये इसके अंदर जो जो हमारा यूके यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम के जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो उसमें उल्लेखित हैं। 1215 में जो ये अपनाया गया था तो राजा कानून के अधीन माना गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, राजा भी कानून के अधीन है, किंग भी किसके अंडर आएगा, लॉ के अंडर आएगा। तो यही चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ इसमें, ठीक है। और लोगों को कुछ लिबर्टीज दी गई हैं और लोगों को उनका सम्मान करना चाहिए, ऐसा बताया गया है। फिर आता है आपका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन रेदर देन अ फेडरल वन, ठीक है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन की एकात्मक सरकार एक लिखित संविधान के बिना ही अपने आप को मजबूत कर सकी, है ना। वहां पर क्या है, यूनिटरी है, मतलब जो आप जैसे यूनिटरी मतलब एकात्मक, जैसे हमारे यहाँ पर देखते हो आपके यहाँ पर फेडरल और यूनिटरी दोनों है। यूनिटरी हम किस सेंस में बोलते हैं, यूनिटरी हम तब बोलते हैं जब एक तरह से केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाया जाए, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन का जो एकात्मक ढांचा ये साफ कहता है कि केंद्र की सरकारी सत्ता लंदन में है। भले ही ब्रिटेन के कई जो प्रोविंसेस हैं उसमें डिवाइड हो ब्रिटेन, लेकिन फिर भी जो भी लोकल गवर्नमेंट है उसमें शक्तियां जो है वो केंद्र से मिली हुई हैं, सेंटर से मिली हुई हैं, समझ आया। इसीलिए यूनिटरी है, जो सेंटर से जो भी लोकल है, लोकल को भी पावर्स कहाँ से मिली, सेंटर से मिली ना, इसीलिए। तो केंद्र जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इच्छा से शक्तियों की को ज्यादा या कम मतलब चेंज कर सकती है, वो ज्यादा भी कर सकती है, पावर्स को एक्सपेंड भी कर सकती है, रिड्यूस भी कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर आता है फोर्थ नंबर पे, फोर्थ में यहां लिख रही हूं, ठीक है। फोर्थ आता है पार्लियामेंट्री सुपरमेसी, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, यानी इसको नाम से ही आप समझ रहे होगे, संसद की सर्वोच्चता, संसद सर्वोच्च है। यानी ब्रिटेन ऐसा पहला कंट्री है, अगर हम देखें तो ब्रिटेन ऐसी पहली कंट्री है जिसमें क्या है, संसदात्मक सरकार थी, ठीक है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम सुपरमेसी थी, यानी कि जो आपकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच क्या थे, क्लोज रिलेशनशिप थे, है ना। और ब्रिटेन में कैबिनेट हाउस ऑफ कॉमन्स के विश्वास पर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ब्रिटेन की जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है वहां पर पावर्स को क्या किया गया है, सेपरेशन, एक तरह से अगर आप देखोगे तो पृथक्करण का सिद्धांत, एक तरह से किसी भी अर्थ में एक व्यक्ति सरकार या दूसरे के अंग में हिस्सा नहीं हो सकता, ठीक है। ये ध्यान रखना, मतलब क्या समझाया मैंने कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जो सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल है वो किसी भी अर्थ में एक व्यक्ति यानी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट, ठीक है, कि या किसी दूसरे अंग का हिस्सा कभी भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आई होप ये समझ आ गया होगा। फोर्थ आता है आपका, वहां पर रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ पाया जाता है। रूल ऑफ लॉ अगर आप देखोगे तो एक तरह से आप समझ ही गए होगे इसका मतलब, ठीक है। कानून चाहे बना सकती है सरकार जो है, ठीक है, उसको पूछिए मतलब एक तरह से कैसे लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं और आज़ादी, सरकार के मनमाने शासन को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये सब चीज़ें। तो यही आपका एक तरह से डाइसी, इसमें ना बच्चों डाइसी बोलते हैं रूल ऑफ लॉ पे, तो ध्यान रखना। डाइसी ने बोला है कि कानून का शासन का मतलब बोलते हैं कि कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी को सजा नहीं दी जा सकती,
ठीक है, अगर मान लो अगर आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया, अगर आपने कोई भी लॉ मतलब एक तरह से उसका उल्लंघन नहीं किया, तब तक आपको कोई सजा मिल ही नहीं सकती। अगर आप कानून का उल्लंघन करते हैं देन आपको सजा मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कानून का शासन। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो जो ब्रिटेन है वहां पर जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ठीक है, वो राजनीति की आर्थिक व्याख्या के संबंध में है। यानी मतलब आर्थिक व्याख्या के संबंध में। ठीक है, कि वहां पर मतलब किस तरीके से मतलब डेवलपमेंट हुआ, एक तरह से लोगों की ज़रूरतें कैसे फुलफिल हो रही हैं, समाज की ज़रूरतें फुलफिल हो भी पा रही हैं या नहीं हो रही हैं, इस तरीके से। तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था क्या है, एक तरह से नागरिकों, निर्णय लेने वालों, राजनीतिक व्यवहार, ठीक है, राज्य को दूसरे राज्यों के साथ जो भी समझने का संबंध है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये ध्यान रखना, मतलब वहाँ के इकोनॉमिक उसको बता रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ताज और संसद के बीच शक्ति संघर्ष का हल 17वीं शताब्दी में गृह युद्ध से हुआ, है ना। और आधुनिक ब्रिटेन की सरकार फिर विकसित हुई। वहां पर महारानी विक्टोरिया लंबे शासनकाल से 1837 से 1901 के बीच जब सरकारी संस्थाएं एक ऐसे शासन की समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई जो शहरी, साक्षर, औद्योगिक, सुधरी संस्थाओं की आलोचक थी। ठीक है, तो वहां पर मतलब चेंजेस करने के लिए किया गया। तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति संबंधित कोई संवैधानिक प्रावधान ब्रिटेन ने कोई औपचारिक या संवैधानिक मुद्दा नहीं खड़ा किया। तो ये ध्यान रखना पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, कि जो आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ने जो भी नेचर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ठीक है, तो नेचर ऑफ इकोनॉमी से संबंधित कोई भी संवैधानिक प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ब्रिटेन ने कोई भी फॉर्मल या कॉन्स्टिट्यूशनल से कोई चीज नहीं की है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक एक नारा है, ये ध्यान रखना, 7 पॉइंट पे लिख लेना आप लोग। ठीक है, 1964 में लेबर पार्टी ने दिया था। ठीक है, लेबर पार्टी ने दिया था। लेबर पार्टी में हैरोल्ड विल्सन थे बच्चों, सॉरी हैरोल्ड, ठीक है, विल्सन। तो हैरोल्ड विल्सन अगर आप देखोगे तो इनके नेतृत्व में बोला था कि आओ, क्या था नारा, आओ, ठीक है, आओ लेबर के साथ चलें। ये था। ठीक है, इसी नारे के साथ चुनाव का प्रचार प्रसार होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वहां पर फ्री मार्केट इकोनॉमी है ब्रिटेन में। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब वहां के एग्जीक्यूटिव के बारे में देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव, इसको आप 8 नंबर दे सकते हो। तो एग्जीक्यूटिव अगर आप देखो, कार्यपालिका, तो सरकार के 3 मुख्य तत्वों में से कार्यपालिका एक है। ठीक है, जो 3 तत्व हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एक तरह से अगर आप देखोगे तो एग्जीक्यूटिव जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट रुकिएगा। जो एग्जीक्यूटिव है आपकी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सरकार के 3 मुख्य तत्वों में कार्यपालिका सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कार्यपालिका आपकी। जब हम कार्यपालिका की बात करते हैं तो कार्यपालिका ही राज्य की इच्छा, यानी लोगों की इच्छा का पालन करती है। यानी लोगों की इच्छा का पालन कौन करती है ब्रिटेन में? एग्जीक्यूटिव लोगों की इच्छा का पालन करती है ये। ठीक है, और गार्नर बोलते हैं कि कार्यपालिका ही सरकार की वह शाखा है जो राज्य की इच्छा को कार्यान्वित करती है, लागू करती है और उसका पालन करती है। ये गार्नर बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है,
तो आप देखोगे ब्रिटेन में जब हम बात करते हैं संसद की बात करते हैं, तो संसद में कौन कौन होता है? 3 होते हैं, जैसे हमारे यहाँ होते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पर राजा होता है, यानी पार्लियामेंट इसका मतलब है, इसका मतलब किंग हो गया, ठीक है। इसका मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स हो गया। अभी एक एक करके इनको समझेंगे। और फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह से तीन चीजों को मिलाकर वहां की संसद बनती है। तो पहला हो गया किंग, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। ब्रिटिश संविधान में रानी, ताज और कैबिनेट होते हैं। कैबिनेट में कौन कौन होते हैं वहां पर? जो अगर आप देखोगे, जो ब्रिटिश संविधान में राजा, ताज और कैबिनेट होते हैं। और कैबिनेट के अंदर कौन कौन होते हैं? कैबिनेट में आपको पता होना चाहिए, कैबिनेट में आपके पीएम होते हैं और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है, ठीक है, मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। और जो ताज होता है, ताज, तो वो क्या होता है? राजनीति का केंद्र होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री क्या होता है? नाम मात्र का राज्य प्रमुख होता है, ठीक है। और वह राज्य की कार्यकारी प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार के नेता और कैबिनेट के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, तो ये भी चीज ध्यान रखना। क्या बताया मैंने? ग्रेट ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नाम मात्र के राज्य प्रमुख होते हैं, और वे राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, और प्रधानमंत्री सरकार के नेता और कैबिनेट के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब वहां पर जुडिशरी की बात कर लेते हैं, अभी स्लाइड पर आएंगे जब मैं आपको हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, तो फिर आते हैं वहां पर, ठीक है। हम लोगों को इसी पे देखना पड़ेगा। चलो हम यहाँ देख लेते हैं। जुडिशरी की अगर हम बात करें बच्चों, तो जुडिशरी का क्या वो है वहां पर? तो जुडिशरी अगर आप देखोगे तो प्राचीन काल में न्यायालय का स्रोत रही थी, ठीक है। और मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति और पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में बोलते हैं ना। तो वहां पर क्या था? ब्रिटेन में स्वतंत्र अदालतों का समूह था पहले, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आजकल अगर आप देखोगे ब्रिटेन में अदालती व्यवस्था को 2 भागों में बांटा जाता है, जुडिशरी को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। तो एक होते हैं क्रिमिनल कोर्ट, और दूसरे होते हैं सिविल कोर्ट, ठीक है। एक होते हैं क्रिमिनल कोर्ट और एक होते हैं सिविल कोर्ट। तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा क्रिमिनल कौन से होते हैं? फौजदारी, हिंदी वाले बच्चे देख लेना, फौजदारी, और ये वाले होते हैं दीवानी, ठीक है। इस तरीके से वहां पर होती है, तो ये ध्यान रखना। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जुडिशरी वहां पर क्रिमिनल कोर्ट और सिविल कोर्ट, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी। देखो जो वहां पर जो राजा होते हैं, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रही हूँ, तो वेस्टमिंस्टर व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका के जो काम करने का तरीका थोड़ा सा मुश्किल होता है। यानी यहाँ पर जो राज्याध्यक्ष होता है यानी राजा, ठीक है, वो औपचारिक होते हैं, उनका काम औपचारिक होता है। इस व्यवस्था में कार्यपालिक शक्तियों का विधिवत स्रोत होता है, ये ध्यान रखना। सरकार का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और वो उत्तरदायी सदन में बहुमत प्राप्त होता है, और सरकार के विरुद्ध आने वाले अविश्वास प्रस्ताव के समय बहुमत साबित करने की क्षमता भी रखता है। तो ये चीज ध्यान रखना। कौन? प्राइम मिनिस्टर। वेस्टमिंस्टर व्यवस्था में अगर आप देखोगे जो एग्जीक्यूटिव होती है वो अनिवार्य रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती है। वेस्टमिंस्टर व्यवस्था में कार्यपालिका जो सत्ता होती है वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जो है एक तरह से वो उसे यूज करते हैं, जिसमें अन्य छोटे मंत्री भी आते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना। और सरकार के अध्यक्ष का उन मंत्रालयों पर नियंत्रण भी होता है, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखना। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री संसद को भंग कर नए आम चुनाव कराना चाहता है, तो इस इच्छा तब तक पूर्ण नहीं हो सकती जब तक कि राजा अनुमति ना दे दे, तब तक क्वीन अनुमति ना दे दे। तो ये ध्यान रखना। अगर जो प्राइम मिनिस्टर है वो ब्रिटेन की संसद को भंग करके नए इलेक्शन कराना चाहता है, तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि राजा उसको एक तरह से अनुमति ना दे दे।
और ब्रिटेन में जो राजा होते हैं ना, वो सरकार की नीतियों के विषय में विचार विमर्श करने, सुझाव देने, समस्याओं पर अपनी राय रखने और प्रधानमंत्री के साथ कुछ गुप्त बैठक भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। और भारत में प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति के साथ निरंतर संपर्क में रहते हैं ना। इंडिया के अंदर आप देखोगे तो भाई संपर्क में ही रहते हैं, क्योंकि वो एक तरह से हम क्या बोलते हैं, चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को, किसके बीच में, प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। तो ये चीज ध्यान रखना। मैंने आप लोगों को बोला था कि हाँ, मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 मिनट रुक जाना, कॉमन सभा के बारे में देख लेते हैं। तो जो ये हाउस ऑफ कॉमन्स होती है, तो इसमें लिख लेना, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 650 मेंबर्स होते हैं। कितने होते हैं, 650 मेंबर्स, 650 सदस्य होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक है। और जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ ये इनकी जो संख्या होती है ना, वो डिसाइड होती रहती है, प्रभावित होती रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो ये कॉमन सभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, ये कैसा है, ये लोअर हाउस है, ये ध्यान रखना। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लोअर है अपर है। ठीक है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है, लोअर हाउस है। और सबसे ज्यादा शक्ति इसी के पास होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास। सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो इसी के पास होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स के पास। ठीक है। और कॉमन सभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, जैसे अपने यहाँ होता है। और अमेरिका में स्पीकर प्रतिनिधि सभा का होता है। यूनाइटेड स्टेट में अगर आप देखोगे तो जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव होती है ना, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां से ही स्पीकर होता है। और इसमें हाउस ऑफ कॉमन्स में जो एक तरह से कॉमन इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है, इसका जो एक तरह से वो क्या होगा, स्पीकर होगा, ऐसे ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है आपका हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स अगर आप देखोगे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अगर आप देखोगे तो इसमें जो टोटल है 686 मेंबर्स होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 686। ठीक है। और 92 जो होते हैं ना, वो जनरेशन वाले होते हैं, यानी वंशानुगत होते हैं। वंशानुगत मतलब जनरेशन वाले, जो जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं, उनकी फैमिली से चले आ रहे हैं। ठीक है, तो वो होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हाउस ऑफ लॉर्ड, जैसा नाम वैसा काम इनका। तो हाउस ऑफ लॉर्ड, जैसे लॉर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और जो लॉर्ड सभा में अधिकतर सदस्य होते हैं वो आजीवन पीयर्स कहा जाता है उन्हें, पीयर्स, जिसका चुनाव कौन करती है, महारानी करती हैं। किसकी सलाह पर, सरकार की सलाह पर, कि वो आजीवन सदन के सदस्य रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे मैंने आप लोगों को जनरेशन टू जनरेशन बोला ना, वंशानुगत मतलब, लेकिन जो जिनको सरकार के उस पे करती हैं वो, ठीक है, ध्यान रखना। जो ये होते हैं, जो ये होते हैं ना लॉर्ड वाले, हाउस ऑफ लॉर्ड वाले, तो हाउस ऑफ लॉर्ड के बाद क्या कहते हैं, जो इनके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, क्या उनको वो पोस्ट मिल जाती है, नहीं मिलती। ठीक है, नहीं मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब ऐसा होता है कि वो उनकी फैमिली से अगर चुन लिया जाए तो ऐसा होता है। वो 92 मैंने बताए हैं आपको, 92 आप सोचोगे मैम ने कौन से बताए हैं, तो 92 मैंने आपको यही वाले बताए हैं। कहाँ चले गए, 2 मिनट रुकना। आई थिंक ये सारा ही रेज हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जो मैंने आपको 92 वाले बताए हैं, तो 92 वाले मैं आप लोगों को वो बता रही हूँ, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो दोबारा चुन लिए जाते हैं, मतलब उनकी फैमिली से ही चुन लिए जाते हैं वो, एक तरह से। ठीक है, बाकी इनकी फैमिली से ऐसा नहीं है, ये कोई परमानेंट नहीं है कि हाँ भाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अगर ये पीयर है तो ये खत्म हो गया तो फिर इनके बाद इनका बेटा चुना ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। उनके परिवार वालों को ये एक तरह से ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप सबको। एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बता दिया था, दोबारा सुन लो। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या करती है, तो जो ब्रिटेन है ना, यूनाइटेड किंगडम, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव होती है तो कॉमन सभा के प्रति जिम्मेदार होती है। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है ये एग्जीक्यूटिव, हाउस ऑफ कॉमन,
हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ना तो प्रधानमंत्री ना ही सरकार का कोई सदन, ठीक है, ना ही कोई कॉमन सभा के द्वारा निर्वाचित होता है, ये ध्यान रखना। ना तो प्रधानमंत्री ना ही सरकार का कोई भी एक सदस्य कॉमन सभा के लिए के द्वारा निर्वाचित होता है। इसके बजाय महारानी उस व्यक्ति को, जिसे एक तरह से अगर आप देखोगे निम्न सदन में बहुमत प्राप्त होता है, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है। यानी कि नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कौन करती है? महारानी करती है, यानी क्वीन करती है। इसीलिए जो एग्जीक्यूटिव होती है ना, वो कॉमन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे, जो लॉर्ड सभा होती है, लॉर्ड जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वो प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर में, ठीक है, क्वेश्चन आवर जो होता है ना, जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आवर में अगर आप देखोगे तो लॉर्ड सभा प्रश्नकाल में इसकी समितियों के द्वारा कार्यपालिका की जांच पड़ताल कर सकती है और वो सरकार को गिरा नहीं सकती, ये ध्यान रखना। लॉर्ड सभा प्रश्नकाल में समितियों के द्वारा कार्यपालिका ने जो भी काम किए, ठीक है, उसका जांच पड़ताल कर सकती है, लेकिन सरकार को नहीं गिरा सकती। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर अगर आप देखोगे, लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो संसद का कोई भी सदन विधेयक प्रस्तुत कर सकता है, कोई भी मतलब बिल को पेश कर सकता है, लेकिन बिल मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और इन्हें क्या बोला जाता है? सरकारी बिल बोला जाता है। ठीक है, और कुछ निजी बिल भी होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कुछ निजी होते हैं, कुछ सरकारी बिल होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो जो आपका लेजिस्लेचर है, तो संसद का कोई भी सदन विधेयक प्राप्त कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। बिल मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, इन्हें सरकारी बिल कहते हैं। जो ज्यादातर बिल होते हैं, आम जनता शामिल होती है, और जो सार्वजनिक बिल जो तो एक तरह से होता है आपका, ठीक है, वो कहलाते हैं। और बिल जो कि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह विशेष अधिकारों को प्रदान करने संबंधी होते हैं, यानी कि कुछ इंडिविजुअल्स को कुछ विशेष वो देने होते हैं, विशेष अधिकारों को प्रदान करने के लिए उसमें बिलों का होता है। ठीक है, जिसे निजी बिल कहते हैं, जिसमें लोगों को कुछ छूट दी जा रही है, लोगों को विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं एक तरह से। ठीक है, तो वो क्या हो गए? वो निजी बिल हो गए, प्राइवेट बिल्स हो गए, और एक गवर्नमेंट बिल्स होते हैं। ठीक है, वो ध्यान रखना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अमेरिका पे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जब हम यूएसए की बात करते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, या पहले हम चाइना को डिस्कस कर लेते हैं, रुक जाओ। ये रहा चाइना। ठीक है, तो जब चाइना की हम बात करते हैं, तो चाइना, ठीक है, नेपोलियन ने बोला था चाइना के लिए कि एक राक्षस सो रहा है, सोने दो। ठीक है, एक राक्षस अभी सो रहा है, ठीक है, उसे सोने दो, उसे सोने, ठीक है, सोने दो, क्योंकि जिस दिन वो उठेगा, क्योंकि जिस दिन वह जागेगा, ठीक है, उस दिन दुनिया को हिलाकर रख देगा। रख देगा। ठीक है, तो एक राक्षस सो रहा है, उसे सोने दो, क्योंकि जिस दिन वह जागेगा पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा। ये नेपोलियन ने बोला था, किसके लिए? चाइना के लिए, कि चाइना भी सो रहा है, सोने दो, क्योंकि जिस दिन वो उठेगा उस दिन दुनिया को हिलाकर रख देगा। और आज दुनिया को हिला के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चीन की जब हम बात करते हैं, तो जो चाइना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बस बताने वाली हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है बक्सर क्रांति। जो बक्सर क्रांति थी, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बक्सर क्रांति, बक्सर रेवोल्यूशन, ठीक है, ये कब हुआ था? 1899 से 1900 तक। ठीक है,
ये विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ ज्वार था, ये ध्यान रखना, मतलब विदेशियों के लिए खिलाफ किया गया था, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और लॉन्ग मार्च कब का है आपका, बताइए आप लोगों को। लॉन्ग मार्च, लॉन्ग मार्च अगर आप देखोगे तो लॉन्ग मार्च 1934 का है, और किसका है ये, माओ का है, माओ, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, ठीक है, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप सबको पता ही है 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, ठीक है। 1949 से अगर आप देखोगे, 1949 से 1954 तक नो कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास कोई संविधान नहीं था, किसके पास, चाइना के पास, ठीक है। अब कुछ माओ तसे तुंग की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ, वो सुन लेना। इनका है ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन न्यू डेमोक्रेसी, तो ये कब का है बच्चों, 1940 की है, ठीक है। विचार है ये, कॉलिशन गवर्नमेंट है, कॉलिशन गवर्नमेंट, ये कब की है, 1945 की है, ठीक है। और फिर है आपकी ऑनर पीपल, ऑनर पीपल डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप है, तो ये कब की है, 1946 की, तो ये सब लेखन विकसित किए थे उन्होंने। चाइना के अंदर अगर आप देखोगे, ठीक है, चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो 1952 में, कब, 1952 में संविधान बनाने के लिए क्या होता है, संविधान बनाने के लिए एक आयोग नियुक्त होता है, एक आयोग नियुक्त हुआ, एक कमीशन अपॉइंट हुआ, किसके लिए बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए। तो इसमें कितने मेंबर्स थे टोटल, इस कमीशन में 33 मेंबर्स थे, ठीक है, 33 मेंबर्स थे, और उच्च स्तर के साम्यवादी नेता थे, ठीक है। और अगर आप देखोगे 1954 में संविधान बनकर तैयार हो गया और इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया 1954 में। इसमें कुछ इसमें 1954 में ही आप देखोगे इसके प्रारूप प्रस्तुत होते हैं, ठीक है, कुछ ड्राफ्ट्स बनाए जाते हैं, फिर उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 1954 वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना बच्चों, 1954 वाला, वो कुछ दशकों तक ही चला। उसके बाद 1975 में इन लोगों ने अपना एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। तो इसमें जो एक तरह से कौन लेकर आया था, आप सभी को पता है, नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस है ना, नेशनल पीपल कांग्रेस, तो इन्होंने एक नया संविधान लेकर आई है, एक नया संविधान स्वीकार किया, ठीक है। और आज अगर आप देखोगे, आज वहां पर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, तो आज है वहां पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, आज जिसके अकॉर्डिंग चाइना चल रहा है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1982 का, 1982 का, तो ये ध्यान रखना। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ। तो 1982 में चीन ने अपने नेबर्स जो कंट्रीज हैं उनके लिए एक चौथा संविधान स्वीकार किया, और चौथे संविधान ने सभी राष्ट्रीय शक्तियां किसको सौंप दी, इसमें जो पावर्स दे दी गई, तो पावर्स किसको दे दी गई, नेशनल पीपल कांग्रेस को, नेशनल पीपल कांग्रेस को सारी ऑल पावर्स दे दी गई, किसको, नेशनल पीपल कांग्रेस को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आप देखोगे कि वहां पर जो लोग हैं, तो लोगों को 18 वर्ष से ऊपर, जो 18 से अबव हो जाता है, उसको राइट टू वोट है, वो राइट टू वोट दे सकता है, वोट देने का अधिकार है उसको, ठीक है। और जो चीन में असली निर्णय लेने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, सीपीसी, यानी सीपीसी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो जितना भी असली निर्णय कौन लेगा चीन में, जो भी रियल डिसीजन लेगा, तो वो कौन लेती है, सीपीसी लेती है। चाइना के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ
चाइना है, तो रियल डिसीजन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना लेती है। और वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो है ये ध्यान रखना 1978 में एक और बना था। मैंने आप लोगों को 75 बताया ना, पहला ये हो गया फर्स्ट। फर्स्ट अगर आप देखोगे फर्स्ट पहले 1954 में बना, सेकंड 1975 में, थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था थर्ड वाला लिख लो 1978 में बना। थर्ड 1978 में थर्ड बनता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का जो बनता है 1982 फोर्थ वाला, तो ये फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन है जो अभी भी चला आ रहा है वहां पे, ठीक है। चलो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। तो हम फीचर्स देख रहे हैं अब, ठीक है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के। तो फीचर्स के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे जो केसी वियर है उन्होंने उसके कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिक किया है, ध्यान रखना। केसी वियर क्या करते हैं, चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिक करते हैं, ठीक है। वहां का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस है, किस पर, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म एंड माओइज्म, ठीक है। लेनिनवाद, मार्क्सवाद और माओवाद के वैचारिक आधार पर है, ये ध्यान रखना। जैसे 1940s में, 1940 का क्या है, न्यू डेमोक्रेसी है। तो न्यू डेमोक्रेसी में माओ ने जो भी अपने डिसीजंस, जो भी मतलब अपने विचार व्यक्त किए थे ना, तो उन्हीं को ही क्या किया गया है, इन लोगों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब डाला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में पुट किया हुआ है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे वहां पर जो सोशलिस्ट स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे 1949 में हम देखते हैं, 1949 में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी की जीत हुई थी, विन हुआ था कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। तो ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ठीक है, इनमें जो भी विचार दिए माओ ने उनको इसमें अपनाया गया है। मतलब तानाशाही है, लोकतांत्रिक तानाशाही बोलते हैं इसको, मतलब डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप बोला जाता है, ठीक है। अपने आप को डेमोक्रेटिक कहता है ये, कि हम डेमोक्रेटिक हैं, तो ध्यान रखिएगा। यूनिटरी मॉडल है वहां पर, कैसा मॉडल है, थर्ड अगर आप देखोगे यूनिटरी मॉडल है। यूनिटरी मॉडल तो समझ ही गए होगे, यूनिटरी मॉडल क्यों बोल रही हूँ, एकात्मक मॉडल क्यों है, क्योंकि भाई सीपीसी का ही देख लो, जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, तो सीपीसी, चीन की जो सरकार है, सीपीसी ने राष्ट्रीय नौकरशाही, ठीक है, और स्थानीय स्तर तक राज्य को चलाने के लिए बनाई गई है। जो कम्युनिस्ट पार्टी है तो वही मेन है, इसलिए, और वही क्या करती है, वही चीज मतलब पूरा केंद्र से लेकर लोकल तक चीजों को संभालती है, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सीपीसी इनकी रचना क्षेत्रीय और व्यवहारिक स्तरों पर करती है, मतलब पूरा रीजनल लेवल तक, ठीक है। अगर आप देखोगे वहां पर लोगों को फंडामेंटल राइट्स भी मिले हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स देखो कैसे राइट्स दिए गए हैं, तो आप देख लेते हैं। चीन संविधानिक की खास प्रकृति है कि वे नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों के मत दूसरे राज्यों की शुरुआती में हिस्सा नहीं करता, बल्कि वो लास्ट में करता है। लास्ट में उसने लोगों को अधिकार दिए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, ठीक है, और एक जैसे 18 वर्ष के ऊपर हो तो वोट देने और चुनाव लड़ने का अधिकार है, भले ही राष्ट्रीयता कुछ भी हो, मतलब लिंग, जाति, धर्म, विश्वास, शिक्षा कुछ भी हो एक तरह से, ठीक है। ये चीजें, जाति, धर्म, नस्ल, राष्ट्रीयता कुछ भी हो, आपको 18 से अबव हो तो आप राइट टू वोट दे सकते हो, और आप एक तरह से आपको कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी मिली हुई हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब वहां की एग्जीक्यूटिव के बारे में देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव अगर हम देखें चाइना की,
तो नेशनल पीपल कांग्रेस, नेशनल पीपल कांग्रेस चीन की व्यवस्थापिका का अंग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और राज्य परिषद क्या है? स्टेट काउंसिल, अगर हम देखें वहां पर स्टेट काउंसिल होती है। स्टेट काउंसिल क्या है अगर आप देखोगे तो स्टेट काउंसिल अंग है, ठीक है। राज्य परिषद अंग है। सर्वोच्च राज्य सत्ता की जो कार्यपालिका है वो नेशनल पीपल कांग्रेस है। कार्यपालिका को ही वहां पर क्या बोलते हैं? अगर आप देखोगे सर्वोच्च राज्य सत्ता के कार्यपालिका का जो कि नेशनल पीपल कांग्रेस, मतलब कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ही कौन है? एनपीसी है, ठीक है। अब एनपीसी में अगर आप देखोगे तो राज्य परिषद को सेंट्रल पीपल गवर्नमेंट बोलते हैं। जो आपकी राज्य परिषद यानी स्टेट काउंसिल है, स्टेट काउंसिल को क्या बोलते हैं? स्टेट काउंसिल को बोलते हैं सेंट्रल पीपल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल पीपल्स गवर्नमेंट बोलते हैं। चीन संविधान में राज्य परिषद राज्य में सरकारी जो भी कार्यपालिका का निर्णय लेने के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। मतलब कि जो आपका राज्य जो ये स्टेट काउंसिल है ना, स्टेट काउंसिल ये राज्य में सबसे ऊंचा प्रशासनिक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन यही लेता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो होते हैं ना वो यही लेता है, ठीक है। राज्य परिषद में कौन कौन आता है, स्टेट काउंसिल में कौन कौन आता है वो भी आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि यही एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेता है। तो इसमें आपका प्रीमियर आता है, प्रीमियर, ठीक है, वाइस प्रीमियर आते हैं, ठीक है, और स्टेट काउंसिल सेक्रेटरी आते हैं, सेक्रेटरी, ठीक है। और इसके अंदर अकाउंटेंट जनरल आते हैं, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे अकाउंटेंट जनरल हो गए, सेक्रेटरी जनरल हो गए, सेक्रेटरी जनरल नहीं हुए, सेक्रेटरी जनरल आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो ये सब होते हैं ना, जो एनपीसी है आपकी, एनपीसी यानी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, यानी एनपीसी स्टेट काउंसिल के किसी भी मेंबर को हटाने की शक्ति इसके पास नहीं है, ठीक है। ना तो ये प्रीमियर, वाइस प्रीमियर, स्टेट काउंसिल, ठीक है, जो स्टेट जो काउंसिलर है, काउंसिलर बोलेंगे इसे, स्टेट काउंसिलर, अकाउंटेंट जनरल, सेक्रेटरी जनरल, इन सबको किसी को भी हटाने की इनके पास कोई पावर नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्टेट काउंसिलर है, मैं इसको मिटा के कर देती हूँ, ठीक, आपको कंफ्यूजन ना हो। कौन है ये? स्टेट काउंसिलर, ठीक है, ये जनरल है, ये सेक्रेटरी जनरल है, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो एनपीसी इनको रिमूव नहीं कर सकती, रिमूव नहीं कर सकती, ध्यान रखना। अब आते हैं वहां के जुडिशरी पे, वहां की जुडिशरी कैसी है, ठीक है। वहां की जुडिशरी अगर हम देखें तो जो चाइना है बच्चों, चाइना, तो चाइना के अंदर जो भी न्यायपालिका है समाज व्यवस्था की पहरेदारी होती है, ठीक है, निजी स्वतंत्रता के रक्षक नहीं है, ध्यान रखना। मतलब जुडिशरी है ना, तो वो साम्यवादी व्यवस्था को देखती है कि कोई साम्यवादी व्यवस्था को कोई खराब तो नहीं कर रहा, समझ आ रहा है, यानी कम्युनिस्ट सिस्टम को देखती है, कम्युनिस्ट सिस्टम को कोई खराब तो नहीं कर रहा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ निजी स्वतंत्रता हो गई, इसकी रक्षा नहीं है वहां पर, इसकी रक्षक नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो चीन में ना जो उनकी जुडिशरी है, ना तो अराजनैतिक है, ना ही आजाद है, ना ही उदार लोकतंत्र के उस पे है, ठीक है। इसलिए चीन में जो जुडिशरी है वो ज्यादा एक तरह से शक्तिशाली नहीं है, ठीक है। वे राज्य परिषद के निर्णय को चुनौती नहीं दे सकती। नेशनल पीपल जो कांग्रेस है इसमें स्थायी समिति को कानून की व्याख्या की शक्ति है। एनपीसी क्या कर सकती है? कानून की व्याख्या कर सकती है, यानी जस्टिस को जो उनके अकॉर्डिंग जस्टिस क्या है उसको डिफाइन कर सकती है एनपीसी, ठीक है। इसीलिए वहां पर मतलब ये सब चीजें देखी जाती हैं। और चीनी नागरिकों को बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार नहीं है। अगर कोई भी मतलब कोई मनमानी होती है, कोई अवैध गिरफ्तारी होती है, तो अदालत में जाने का उनको कोई राइट नहीं है चाइना वाले लोगों को, ठीक है, ये ध्यान रखना।
ठीक है। अब वहाँ पे स्ट्रक्चर देख लो, वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है जुडिशरी का, आपने देखा वहाँ पर जो न्यायपालिका है वो बहुत ही एक तरह से, तो ये पिरामिड लेवल पे है, पिरामिड जैसे पिरामिड होता है ना आपका, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से है ये, ठीक है। तो सबसे ऊपर अगर आप देखोगे इसमें आता है आपका सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, सुप्रीम पीपल्स कोर्ट, ठीक है। और जो प्राइमरी है ये सबसे नीचे आता है, प्राइमरी पीपल्स कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम को सुप्रीम है और प्राइमरी है, ठीक है। इसमें जो होता है इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर सुप्रीम पीपल्स कोर्ट में इसके अंदर एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, और एक उपाध्यक्ष होते हैं और बाकी अदर जजेस होते हैं, ठीक है। और एनपीसी चुनती है इनको, कौन चुनती है, एनपीसी इलेक्ट करती है इन्हें, मतलब चूज करती है, जो भी एक तरह से चूज करती है, ठीक है, चुनती है, हम क्या बोलेंगे, चुनती है, चूज करती है, ठीक है। कौन करती है, एनपीसी। तो एनपीसी अगर आप देखोगे, एनपीसी इन्हें चुनती है, इन जजेस को, ठीक है। और कितने साल के लिए चुनती है, इनका जो टेन्योर होता है ना बच्चों, इनका जो टेन्योर होता है वो 4 ईयर्स का होता है, 4 साल का, ठीक है। जो ये होते हैं ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ये इनको अपॉइंट करते हैं और इनको हटा भी सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हो गए इनको तो एनपीसी ने चुन लिया, अब ये बाकी अदर जजेस को चुनते हैं और उनको हटा भी सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सबको। चलिए, थैंक यू सो मच। यूएसए मैं आप लोगों को शाम को बता दूंगी, ठीक है, शाम को मैं आपको यूएसए करा दूंगी, उसको भी रिकॉर्ड करूंगी, ठीक है। एंड इसी में टाइम लग गया ज़्यादा। एंड चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करके जाना। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल।